हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त ना। चलिए, तो आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स क्लास 12 का जो है सबसे पहला यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और वो भी बोर्ड एग्जाम के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को जो है ना खुद से ट्राई करना है। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तुक्का भी मारेंगे। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड सब भी यूज करेंगे कभी कभी। फिलहाल तो हम लोग ये सीखेंगे कि कॉन्सेप्चुअल जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ज़्यादातर तो कॉन्सेप्ट पर ही रहते हैं, तो इसीलिए क्वेश्चन को डील करने के लिए हम लोगों को कैसे कैसे दिमाग लगाना चाहिए वो चीज़ आज हम लोग देखेंगे। और उसके साथ जो है क्वेश्चन भी हम लोग सीखेंगे किस तरह से हैंडल करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स टेक पॉइंट पे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, इसको डिस्कस करते हैं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। और 4 ऑप्शन हमारे पास रहेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, तो 4 में से कौन सा सही होगा तब उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हेन ए बॉडी चार्ज देन इट्स मास। मतलब कहता है कि यदि किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, ठीक है, किसी भी बॉडी को अगर चार्ज करेंगे तो उसका मास क्या होगा। तो ऑप्शन में हमको कहता है कि उसका जो मास होगा ना बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज होगा, रिमेन सेम, या में इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब अगर हम किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब बॉडी चार्ज होगा तो उसका मास क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा या चेंज नहीं होगा। ठीक है, रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा, या में इंक्रीज और डिक्रीज, या तो बढ़ेगा या तो घट सकता है। ठीक है, तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको चार्ज के बारे में पर्सनल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, कोई सा भी चीज़ है, मेरे पास एक बॉडी है। अब इसको हमको चार्ज करना है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब किसी बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो कैसे करते हैं, हम किसी बॉडी को चार्ज करते कैसे हैं। तो इस चार्ज करने का एक ही तरीका है हमारे पास कि या तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कर देंगे या हम इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। ठीक है, यानी अगर किसी बॉडी में हम इलेक्ट्रॉन दे या उस बॉडी से इलेक्ट्रॉन ले तभी वो बॉडी चार्ज हो सकता है। तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक बॉडी को चार्ज करना है। मान लो हम इस बॉडी को चार्ज किए। अब चार्ज तो 2 तरह के होते हैं, आपको तो पता है कि चार्ज जो है ना 2 तरह के होते हैं। चार्ज कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं निगेटिव। तो इस बॉडी को आप या तो पॉजिटिव चार्ज कीजिएगा या तो निगेटिव चार्ज कीजिएगा। और दोनों ही कंडीशन में अगर आप इस बॉडी को चार्ज करते हैं तो चार्ज आप 2 तरह का कर सकते हैं, एक प्लस वाला, एक माइनस वाला। यानी कि आप अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन के कारण जो चार्ज होगा ना, एक्सेस इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज इसको हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। और इससे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अपना माइनस लेके निकलेगा, और वो जिस बॉडी में इंटर करेगा माइनस चार्ज उस बॉडी को दे देगा। इसीलिए हम बोल रहे हैं अगर इसमें इलेक्ट्रॉन आता है तो माइनस चार्ज लेके आएगा, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेस जब होगा तो माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन माइनस लेके निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, प्लस। तो अब मूल बात यहाँ पे ये है कि इलेक्ट्रॉन के निकलने से या आ जाने से बॉडी चार्ज होता है। ठीक है, अब इस बॉडी में से अगर हम इस बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन को निकाला जा रहा है या इलेक्ट्रॉन को इसमें दिया जा रहा है। यही बात आपको यहाँ पर तो क्लियर नहीं कर रहा है कि बॉडी को कौन सा चार्ज देना है, प्लस देना है कि माइनस देना है। ठीक है, आपसे तो ये क्लियर नहीं हो रहा है ना, कि मतलब क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहा है कि बॉडी को कौन सा चार्ज देना है, प्लस देना है कि माइनस देना है। आपको सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि बॉडी को चार्ज करना है। तो मान लो कि हम कोनो चार्ज कर दिए, प्लस या माइनस कोई सा भी हम इस बॉडी को चार्ज कर दिए, और चार्ज करने का हमारे पास प्रोसेस है कि इस बॉडी से या तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए हैं या तो हम इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। कुछ भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। अब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है,
इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ मास होता है, ठीक है। ऐसे लगभग वही होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg के अप्रोक्स, यही मास होता है। एक इलेक्ट्रॉन का समझिए तो वजन हो गया, ठीक है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आप ही बताइए, अगर हम इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो जब एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो इस बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका मास बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अरे मास बढ़ेगा, मास देखिए जब हम इलेक्ट्रॉन देंगे तो बॉडी निगेटिव चार्ज होगा और निगेटिव चार्ज होने से मास इंक्रीज करेगा। मास क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मास बढ़ जाएगा। और अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका मास कम जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि मास डिक्रीज हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन में देखिए कि बॉडी को सिर्फ चार्ज करना है, ठीक है। बॉडी को कौन सा चार्ज करना है? नहीं, बॉडी को सिर्फ चार्ज करना है, बॉडी को चार्ज करना है। तो बॉडी को चार्ज कर दिए। चार्ज तो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, तो चार्ज के बारे में क्वेश्चन में तो कुछ कह नहीं रहा, सिर्फ कहता है कि चार्ज कीजिए। अब चार्ज करने में उसका मास इंक्रीज करेगा। एक चीज मास इंक्रीज करता कब? जबकि आप बॉडी को निगेटिवली चार्ज करते तब ना मास इंक्रीज करता। बॉडी को अगर आप पॉजिटिवली चार्ज करते तो मास डिक्रीज करता। ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही हो गया, क्योंकि आपको बॉडी पे कौन सा चार्ज देना ये क्लियर नहीं है। दूसरा, बॉडी का मास सेम भी नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप बॉडी को चार्ज करते हैं या तो उसका मास बढ़ेगा या तो मास उसका घट जाएगा। तो 4 नंबर वाला जो ऑप्शन है डी नंबर में, ये सही होगा कि अगर आप बॉडी को चार्ज करते हैं तो हो सकता है उसका मास बढ़ जाए या उसका मास घट जाए, नहीं समझे। आप कोई सा तो चार्ज कीजिएगा, प्लस कीजिएगा या माइनस कीजिएगा, कोई भी चार्ज कीजिएगा तो हो सकता है कि उसका मास बढ़ जाए। बढ़ जाए कब? जब आप निगेटिव चार्ज दीजिएगा, ठीक है। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज हो गया, तो इसका मास क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज हो जाने से मास उसका घट जाएगा। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन में सिर्फ चार्ज करने का बात कहा गया है, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं कहा गया है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो लेते हैं अब हम दूसरा क्वेश्चन और उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख चुके हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन अनचार्ज बॉडी देन बॉडी। मतलब कहता है क्वेश्चन में कि अगर किसी अनचार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए, ठीक है, तब बॉडी क्या होगा, ठीक है। ठीक है, तो जब अनचार्ज बॉडी से, मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है। अब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है, इससे हम इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तब क्या होगा बॉडी में? तो आपको अभी हम बताए थे कि जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन तो माइनस चार्ज लेके निकल जाएगा, तो बॉडी पे प्लस चार्ज बच जाएगा। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन निकला है तो 5 प्लस माइनस गया तो 5 प्लस ये बनाएगा, तो बॉडी जो है ना पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। यानी कि हमारा ऑप्शन होगा कि देखिए गेट निगेटिवली चार्ज। तो बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉडी पे निगेटिवली चार्ज नहीं होगा, ये आंसर गलत है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिस भी बॉडी में इंटर करेगा उस पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा बी नंबर ऑप्शन गेट्स पॉजिटिवली चार्ज सही होगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ये डी नंबर है तो साफ ही गलत है, क्योंकि रिमेन्स अनचार्ज। जब बॉडी से इलेक्ट्रॉन आप निकालिएगा ना तो बॉडी चार्ज होगा, चाहे प्लस हो कि माइनस हो, अनचार्ज वो कभी नहीं रहेगा, ठीक है। तो अनचार्ज बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज वो होगा, होना है उसको, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन है, इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल यानी कि डायपोल में 2 चार्ज होते हैं, एक होते हैं माइनस चार्ज, एक होते हैं प्लस चार्ज, ठीक है। 2 चार्ज होते हैं डायपोल में और दोनों चार्ज एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग इसकी लेंथ मानते हैं कितना, 2L, ठीक है। 2L लंबाई पे दोनों चार्ज फिक्स रहते हैं। यानी कि when 2 equal and opposite charges separated by a fixed distance then that systems of charges are known as electric dipole, ठीक है। यानी कि अगर 2 चार्ज एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, वो भी मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी के, अगर एक तो माइनस है ना तो एक प्लस हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग 2 चार्ज होना चाहिए, तब इस तरह का जो सिस्टम बनेगा ना इसको हम लोग बोलते हैं डायपोल, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन में इसी डायपोल का बात किया जा रहा है। कहता है कि एक मतलब इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यदि एक इलेक्ट्रिक डायपोल इज कैप्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि यह एक डायपोल है और इस डायपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ होता है, ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म का मतलब हो गया इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सब जगह एक समान रहेगी। अगर जैसे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी अगर हम चार्ज को रखेंगे, मान लीजिए क्यू चार्ज को रखेंगे, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, यहाँ रखने से जितना फोर्स लगेगा यहाँ पर भी रखेंगे तो उतना ही फोर्स, यहाँ पर भी लेके रखेंगे तो उतना ही फोर्स लगेगा। यानी इस चार्ज पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसके प्रत्येक पॉइंट पर एक समान फोर्स लगेगा, इसीलिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए इसका बात हम आगे क्वेश्चन आएगा करेंगे। अब कहता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डायपोल को रखते हैं। तो चलिए हम एक डायपोल रखें, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 2l। तो नेट फोर्स इस डायपोल पे कितना लगेगा। तो देखिए प्लस चार्ज है यहाँ, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है, ये प्लस है, ये माइनस चार्ज है। तो क्या करेगा, इसके कारण ये इधर खींचा जाएगा। तो मान लीजिए ये फोर्स लगा, यानी इस माइनस चार्ज पे प्लस फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन का खींचेगा अपने तरफ, ठीक है। इस प्लस के ऊपर ये माइनस चार्ज, ये बगल माइनस चार्ज होगा तो इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो F2। तो नेट फोर्स कितना होगा, तो एफ नेट जब कीजिएगा ना, तो देखिए एक प्लस क्यू पे फोर्स लग रहा है, प्लस क्यू चार्ज पे, और दूसरा माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है, और दोनों फोर्स एक दूसरे का इक्वल होंगे और अपोजिट डायरेक्शन में। एक इस पे फोर्स लग रहा है उधर, और इस पे फोर्स लग रहा है इधर, तो दोनों का, इसका मतलब नेट जब हम करेंगे तो F1 प्लस माइनस F2 करना पड़ेगा। और इस तरह से करने के बाद क्या होगा, F1 माइनस F2, और ये आ जाएगा आपको 0। ये ऑलवेज 0 होगा, कभी कभी नहीं, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज 0। यानी कि चार्ज पे जो फोर्स लगेगा ना इक्वल लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कूलम का अगर चार्ज रखे हैं माइनस में, तो प्लस में भी आपको 2 कूलम का ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल का डेफिनेशन ही यही है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। इक्वल कहने का मतलब उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जैसे 2 कूलम 2 कूलम, 5 कूलम तो 5 कूलम, और अपोजिट होना चाहिए, मतलब यहाँ पे माइनस 2 कूलम तो यहाँ पे प्लस 2 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब चार्ज सेम है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर फोर्स भी सेम लगेगा, तो इसीलिए इस फोर्स का डायरेक्शन और इस पे लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन एक दूसरे का इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, ऑलवेज 0 वाला सही होगा। नेवर 0 माना कभी 0 नहीं होगा। डायपोल की कैपेसिटी सब पे डिपेंड नहीं करेगा, नन तो होगा ही नहीं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0। बल्कि यहाँ पे टॉर्क 0 नहीं हो रहा, ठीक है, टॉर्क का बात अलग है, ठीक है। यहाँ पे हम नेट फोर्स का बात कर रहे हैं, टॉर्क का बात आगे करेंगे हम। चलिए नोट कीजिए, इस चौथा क्वेश्चन लेते हैं अब हम, ठीक है। तो हमने चौथा क्वेश्चन बोर्ड पे लिख डाला है। क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब ये निम्नलिखित में से, ये 4 ऑप्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कौन सा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक फार्मूला वो E बराबर होता है F/Q, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला E बराबर F/Q, ठीक है। तो इससे अगर आप यूनिट निकालिएगा तो फोर्स कैसा यूनिट, न्यूटन, और चार्ज कैसा यूनिट, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चार्ज कैसा है, मात्रक कूलम होता है, फोर्स कैसा है, मात्रक न्यूटन होता है, और पोटेंशियल कैसा यूनिट, वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग चीज़ का है। तो हमको पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम, N/C। चलिए नोट कीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम ले लिए हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। क्वेश्चन कहता है हमारा, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो SI मात्रक है वो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। और आपको ऑप्शन भी दे रखा है
कि कूलाम होता है कि कूलाम पर मीटर होता है, इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। कूलाम पर मीटर, कूलाम मीटर या न्यूटन पर मीटर। तो अब हमको चेक करना होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को P से डिनोट करते हैं और P बराबर फॉर्मूला होता है 2QL, ठीक है। 2 का तो मात्रक होगा नहीं, मात्रक होगा Q का। Q क्या है? चार्ज। चार्ज कैसा यूनिट? कूलाम। लंबाई का मात्रक मीटर, यानी कि कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है, कूलाम मीटर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हम लोग निकालते हैं, ये रहा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। एक चार्ज हो गया प्लस Q, एक चार्ज हो गया माइनस Q, ठीक है। एक चार्ज, इन दोनों में से एक चार्ज ले लीजिए और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए, उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो आपको निकल जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि 2QL। फिर से सुन लीजिए, इन दोनों में से एक चार्ज ले लिए और दोनों चार्ज के बीच का दूरी ले लिया, इसको गुना कर दिए तो निकल गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि P बराबर 2QL। और इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम मीटर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कहता है द वैल्यू ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स का क्या वैल्यू होगा? मतलब द वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसमें हम एक चार्ज Q को रख दिए। तो हमको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा, तो कितना लगाएगा? तो देखिए, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है E बराबर होता है F/Q, तो F बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू E, F बराबर Q इंटू E। तो इतना ही फोर्स लगेगा, यानी इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा? ये चार्ज गुना इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, दोनों को गुना कर दीजिए, यानी कि Q इंटू E। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए नंबर वाला सही होगा, ठीक है, Q इंटू E। यानी अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? Q इंटू E, ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन है कि अ सॉफ्ट बबल, मतलब एक साबुन का जो है ना बुलबुला है, ठीक है, इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि साबुन का मतलब क्या बोलते उसको, बबल को, बुलबुला है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं? निगेटिव चार्ज दे रहे हैं। तो उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है। तो साबुन का बुलबुला ऐसा समझिए कि गोल होता है, ठीक है, इसे, तो इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती है। तो इसको अगर हम निगेटिव चार्ज देते हैं, निगेटिव चार्ज देने का मतलब हो गया कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा? इसका मास भी बढ़ेगा, ठीक है। निगेटिव चार्ज करने का मतलब है कि इसको हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जब हम इसको देंगे तो इसका साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो आपको पता है कि रेडियस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? तो इंक्रीज करेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे तो इसका साइज बढ़ेगा, क्योंकि इसका मास बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो इसका रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व सो फार इज, ठीक है, मतलब किसी भी बॉडी पे कम से कम कितना चार्ज हो सकता है, ठीक है। तो दिमाग लगाइए, किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज होगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉडी है, तो इस बॉडी में हो सकता है हम इसे एक इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं और बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, तो हम आपको बता दिए हैं। तो अब देखिए कि इस बॉडी से हम या तो करेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे इस बॉडी से, या 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, या 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। आप आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, हाफ इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन पूरा निकलेगा, 1 निकलेगा, 2 निकले, 3 निकले, 4 निकले, 100, 10, 20, 50 जितना निकले, लेकिन पूरा का पूरा निकलेगा, कम्प्लीटली इंटीजर में निकलेगा, ठीक है। तो आप इसे आधा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। तो कम से कम आप कितना इलेक्ट्रॉन निकालिएगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब जब आप इसे 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी किसी भी बॉडी पे या तो आप 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, निकालिएगा तो माइनस में इतना, प्लस में इतना चार्ज बनेगा। अगर किसी बॉडी में 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो उसमें क्या होगा कि माइनस में इतना चार्ज बनेगा, लेकिन चार्ज बनेगा कितना? तो चार्ज इतना ही बनेगा, और मिनिमम आप 1 ही इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस से, किसी भी बॉडी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि किसी भी बॉडी पे मिनिमम इतना ही चार्ज हो सकता है, ठीक है। कम से कम चार्ज कब बनेगा? जब आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालिएगा उसी समय कम से कम चार्ज बनेगा, ठीक है।
या एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा या किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा तो वो कम से कम चार्ज बनाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया सी, सही हो गया। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। चलिए, तो कूलम्स लॉ हम लोग पढ़े थे, F बराबर होता है K Q1 Q2/r²। ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग कूलम्स लॉ। अब इसमें जो है ना K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K जो है ना कूलम्स कांस्टेंट है। ठीक है, K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट, यानी कूलम का नियतांक है और इसका मान फिक्स होता है। K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये K का मान फिक्स है और K इसके बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। तो K का जो भी मान होगा वही मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होगा। यानी कि यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन में 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, बाकी किसमें -9 लगा हुआ है, 9 × 10⁻⁹ है। इसमें 12, इसमें -12 है, तो ये सब तो नहीं होगा, तो ये होगा 9 × 10⁻9। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया 9 × 10⁻9। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ए। चलिए, नोट कीजिए। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन है पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, यानी कि आप किसी तार के एकांक लंबाई द्वारा, मतलब किसी तार की लंबाई द्वारा कितना जो है ना पोटेंशियल खत्म होता है, या मतलब खत्म होता है मतलब डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बैटरी है और इस पर आपको पता है कि 2 पोल होते हैं, एक प्लस एक माइनस। ठीक है, प्लस वाला का वोल्टेज 12 वोल्ट, माइनस वाला का वोल्टेज 0 वोल्ट। यानी जब हम बाजार से बैटरी खरीद के लाते हैं 12 वोल्ट का, तो इसका मतलब हुआ कि प्लस वाला का वोल्टेज 12 है और माइनस वाला का वोल्टेज 0 है। तो जब प्लस से माइनस की तरफ करंट चलता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं, ये मान लीजिए तार है, तो प्लस से माइनस की तरफ चाहता है तो यहाँ पे कुछ खर्चा करने वाला तार है, तो रेसिस्टेंस यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, तो इस रेसिस्टेंस से होकर के जब करंट चलता है ना तो करंट खत्म होता है। यानी इधर से करंट चलता है और यहाँ पे इस रेसिस्टेंस के थ्रू चलने के दरमियान क्या होता है कि करंट खत्म हो जाता है, यानी कि वोल्ट खत्म होता है धीरे धीरे। ठीक है, तो वोल्ट जो खत्म होता है तो यहाँ पे आपको देखिए कि वोल्टेज चेंज होता है। एक्स माना देखिए एक्स क्या लिखा है, यानी कि एक्स हुआ वायर की लंबाई। जैसे ये वायर लगा है ना, इसकी लेंथ को एक्स लिखा गया है। ठीक है, और ये जो भी है ना, यानी कि इधर से जब करंट चलेगा ना प्लस से माइनस की तरफ, तो क्या होगा कि वोल्टेज धीरे धीरे करके खत्म होता है। यानी कि इसका मान लीजिए 12 वोल्ट है, ये धीरे धीरे डाउन हो जाता है। ठीक है, फिर इसको चार्ज करते हैं, फिर इसका 12 वोल्ट होता है और फिर धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो खत्म कब होता है, जब इस तार से होकर के करंट चलता है। तो इस तार से होकर के जब करंट चलेगा तो इसका मतलब है कि तार के प्रति एकांक लंबाई द्वारा जो है ना वोल्टेज खत्म होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, विभव प्रवणता बोलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो वोल्टेज है ना वो बदल जाता है तार के लंबाई के सापेक्ष। यानी कि ये तार है, इसकी लंबाई के सापेक्ष वोल्टेज जो है ना चेंज होता है, या वोल्टेज घट सकता है, वोल्टेज बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो वोल्टेज जो है ना तार की लंबाई के सापेक्ष चेंज होता है। ठीक है, मतलब वोल्टेज अभी तो फिलहाल हम दिखा रहे हैं कि वोल्टेज जो है ना प्लस से माइनस की तरफ जाने में क्या होता है, घटता है। ठीक है, बढ़ भी सकता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट यही कहता है कि किसी चालक तार की लंबाई के सापेक्ष जो है ना वोल्टेज का बढ़ना या घटना ही पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है dV/dx लिखिए या dV/dl लिखिए। ठीक है, दोनों सही है। तो फिलहाल अब हमारे ऑप्शन में है dV/dx, तो यही सही हुआ, dV/dx यानी वोल्टेज में तार की लंबाई के सापेक्ष चेंजिंग। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लेकर के आएंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो सीरीज दूसरा। ठीक है, ये हमारा सीरीज 1 है, फिर दूसरा करेंगे, आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नया नया वीडियो मिलते रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे फिर अगले लेक्चर में, धन्यवाद।